क्लियर है? तो यहाँ पे सिंपल सा याद रखना है कि एफ ऑर्बिटल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन ही जा सकते हैं। दैट मीन्स लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स में मैक्सिमम 14 एलिमेंट्स ही हो सकता है। ए टू, ए टू में बोला जा रहा है यहाँ पे why the third period of modern periodic table contains 8 elements and not 18। अब देखो इसका लॉजिक क्या है यहाँ पे कि थर्ड पीरियड में एलिमेंट्स बोलने का मतलब क्या है कि एन का वैल्यू 3 है वहां पर, और एन का वैल्यू 3 है तो एल का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? बताओ तुम लोग। 0 1 2 0 1 2 जीरो वन टू क्वांटम नंबर में पढ़ चुके हो। एल का वैल्यू क्या होता है? 0 to n-1 तक। तो क्या हो सकता है? 0 1 2। एल का वैल्यू 0 आया तो ये किस ऑर्बिटल को इंडिकेट कर रहा होता है? सर यस। वन आ रहा था ये क्या होगा? पी। और टू आ रहा था ये क्या होगा? डी। अब इसी को अगर कनेक्ट कर दोगे इसमें, यहाँ पे है ये क्या होगा तुम्हारा? थ्री और ये एस, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा? 3s 3p 3d। अब सोचना यहाँ पे कि 3s 3p 3d, लेकिन अब एक्चुअल में होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन पहले किस में चला जाता है? 4s में। जो एनर्जी का ऑर्डर है कि इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाता है, देन 3d में जाता है इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन 3s 3p में तो जाएगा, 3s के बाद 3p में, बट 3d से पहले किस में चला जाता है? 4s में। और इलेक्ट्रॉन पहले अगर 4s में चला गया तो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अब क्या आ जाता है यहाँ पे? n का वैल्यू 4। और n का वैल्यू 4 आ गया तो ये किस पीरियड का आ गया फिर यहाँ पे? फोर्थ पीरियड। और एस में यस इलेक्ट्रॉन सर। पहले जा रहा है, n का वैल्यू 4 आ रहा है, तो 4 पहले आ जाने का मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है? फोर्थ पीरियड का आ गया यहाँ पे। जबकि पीरियड क्या चाहिए मुझे? थर्ड पीरियड का एलिमेंट चाहिए। तो 3d से इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जा रहा है, और 4s में पहले 4 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स वो फोर्थ पीरियड का हो जाएगा। 4s के बाद 3d में जा रहा है, तो मेनली 3d को नहीं देखना था यहाँ पे, 3s एंड 3p को ही देखना है। और s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकता है? 2। और p ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकता है? 6। 2 + 6, दैट मीन्स ये 8 ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जो कि कंटिन्यूली जा रहा है यहाँ पे थर्ड पीरियड में, जब n का वैल्यू 3 है। यहाँ पे n का वैल्यू जब 3 था, दैट मीन्स पीरियड नंबर 3, तो थर्ड पीरियड में ओनली 8 इलेक्ट्रॉन ही जा रहा है, 2s में और 6p में। दैट मीन्स मैक्सिमम 8 एलिमेंट्स ही थर्ड पीरियड में हो सकता है। अब बोलो सर 3d क्यों नहीं लिया आपने? क्योंकि 3d से इलेक्ट्रॉन पहले किस में चला जाता है? 4s में। और 4s में इलेक्ट्रॉन पहले चला जा रहा है, दैट मीन्स अब वो फोर्थ पीरियड का एलिमेंट हो जाएगा, जो कि 3d में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। क्लियर है? यहाँ पे है, यहाँ पे सिर्फ इस दो के बेसिस पे हम लोग डिसाइड कर पा रहे हैं कि 80 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, दैट मीन्स 80 एलिमेंट्स हो सकता है थर्ड पीरियड में। नेक्स्ट है इसमें B2। एक अच्छा क्वेश्चन था ये A2, इसको याद रखना था। यहाँ पे है कि थर्ड पीरियड में ओनली 8 एलिमेंट्स ही क्यों है यहाँ पे, जबकि इसमें 3d भी प्रेजेंट है, बट 3d से पहले इलेक्ट्रॉन 4s में भी जाता है, दैट मीन्स वो फोर्थ पीरियड का बन जाएगा। B2, B2 में बोला जा रहा है विच ऑर्बिटल electrons are known to shield the nuclear charge improperly, does this generate some irregularity in properties of elements? तो यहाँ पे मैंने बताया हुआ था कि जो s और p का जो ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन होगा वो प्रॉपर शील्ड कर पाता है। किस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन प्रॉपर शील्ड नहीं कर पाता आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को? डी एंड एफ। डी एंड एफ। और इसका रीजन क्या था कि इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो स्कैटर्ड फॉर्म में होता है अराउंड न्यूक्लियस, जिससे कि ये प्रॉपर शील्ड नहीं कर पाता यहाँ पे। ये क्या होगा यहाँ पे कि विच ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, जो क्वेश्चन पूछा जाए तो कौन सा ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है? डी एंड एफ। ये क्लियर हो गया? शील्ड द न्यूक्लियर चार्ज इम्प्रॉपरली। न्यूक्लियर चार्ज इम्प्रॉपरली मतलब क्या है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसका अट्रैक्शन जितना जितना रिपेल करना चाहिए था ये डी एंड एफ का इलेक्ट्रॉन उतना रिपेल नहीं कर पाता है। और रिपेल नहीं कर पाता प्रॉपर, दैट मीन अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है न्यूक्लियस के साथ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का। सेकेंड पार्ट है इसमें, डज दिस जनरेट सम इरेगुलरिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। बिल्कुल, उन्होंने पढ़ रखा है कि एल्युमिनियम और गैलियम का साइज, इसमें किसका साइज ज्यादा हो जाता है? एल्युमिनियम का साइज स्लाइटली ज्यादा होता है गैलियम से। इसका रीजन क्या है, कौन बताओगे?
इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं, एल्युमिनियम और Poor shielding. गैलियम का साइज ऑलमोस्ट इक्वल रहता है या स्लाइटली एल्युमिनियम का ही साइज ज्यादा होता है। इसका रीजन क्या है? Atomic radius. D orbit contraction. बिल्कुल सही, एटॉमिक रेडियस नहीं, डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या इसमें डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, और डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन होता है क्या, इसका भी मैंने पॉइंट लिखाया होगा कि डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। Poor shielding effect of 3D electron. ये चीजें तो मैं याद भी हो, कॉपी में तो लिखा हुआ सब कुछ, तो सब लोगों को ये चीजें याद भी हो कि डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, दैट मीन वही डी ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है उसका पुअर शील्डिंग। ये भी कहीं ना कहीं ये चीजें जो होना क्या चाहिए था इसमें, यहाँ पे तुम्हारा गैलियम का ही साइज ज्यादा होना चाहिए जो नॉर्मल ट्रेंड है, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज इंक्रीज करता है, बट यहाँ पे इरेगुलरिटी आ जाता है, जो रेगुलर आना चाहिए वो नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो किसके कारण आता है? डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, दैट मीन्स पुअर शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। और वही एक और भी पढ़े थे हम लोग उसके जस्ट नीचे कि साइज ऑफ जिरकोनियम ऑलमोस्ट इक्वल टू साइज ऑफ ऑफनियम। इसका रीजन क्या था इक्वल होने का? Lanthanoid contraction. लैंथेनाइट लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का स्टेटमेंट क्या था? पुअर शील्डिंग इफेक्ट Poor ऑफ shielding effect. ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। So, yes. फोर एफ यहाँ पे क्लियरली दिख पा रहा है कि डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने के चलते कुछ इरेगुलरिटी आ रहा है यहाँ पे। ये दोनों एग्जांपल याद रखना यहाँ पे है, और भी बहुत सारे रहते हैं इसमें जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, बट अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है ये 2 पॉइंट पढ़ा है, ये याद रखना है अभी। तो ठीक है, B2 क्लियर हो गया यहाँ पे है। नेक्स्ट है इसमें C1। क्वेश्चन मैंने क्लास में करा रखा है। इनर्ट पेयर इफेक्ट का जो पहला स्टेटमेंट हम लोग ने लिखा होगा वहां पे एग्जांपल के बाद। तो चलो तुम ही लोग में से कोई बताओ, इसमें बोला जा रहा है कि Pb4+ कंपाउंड्स आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो More stability. Less stability. सर Pb+4 Pb+2 में रिड्यूस्ड हो जाता है, तो फिर Sir, for more Pb+ stability. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बिल्कुल सही है। Pb+4 हम लोगों को ये पता है इनर्ट पेयर इफेक्ट से कि लेड+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मोर स्टेबल होता है, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर मोर स्टेबल है ये +4 से +2 में जाना चाहेगा, और +4 से +2 में जाना चाह रहा है तो ये खुद क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, और ये अगर खुद रिड्यूस हो रहा है तो दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। दैट मीन्स ये गुड ऑक्सीडाइजेंट की तरह काम करता है। ये यहाँ पे रीजन याद रखना था कि लेड+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही मोर स्टेबल होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, और जब +2 में मोर स्टेबल है तो ये +4 से +2 में खुद चला जाएगा स्टेबल होने के लिए, खुद रिड्यूस होगा बट दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। दैट मीन्स गुड ऑक्सीडाइजेंट रह पाता है। डी में D1 में बोला जा रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई केटायंस आर स्मॉलर एंड एनायंस लार्जर इन रेडियाई देन पेरेंट एटम। क्लास में ऑलरेडी मैं कहा चुका हूँ, इसको दोबारा बोर्ड पे कराने का कोई मतलब नहीं है। कैटायनिक रेडियस, एनायनिक रेडियस और नॉर्मल एटम में मैंने कंपेरिजन करके बताया हुआ है। जब कैटायनिक रेडियस पढ़ रहे थे वहां पे पेज प्लॉट करके देखो भी तुम लोग आयनिक रेडियस में, एक मैंने एग्जांपल ले रखा है कि Na फिर जो है एनायनिक रेडियस में भी मैंने एक एग्जांपल से एक्सप्लेन किया होगा, उसका रिलेशन भी पढ़े होंगे हम लोग। वो चीजें क्लास में किया जा चुका, मैं दोबारा यहाँ पे बोर्ड पे सेम चीजें नहीं करा रहा हूँ। तो वहाँ पे ओवरऑल क्या होता है कि जो एटम है उसका रेडियस ज्यादा होता है कैटायनिक से, और जो एनायनिक रेडियस होता है वो एटॉमिक रेडियस से ज्यादा होता है सेम एटम का अगर आ रहा है वहाँ पे। ये चीजें क्लास में कराया जा चुका है, एक बार रिवाइज करो वहाँ पे कैटायनिक रेडियस और एनायनिक रेडियस में होता है। देखो यहाँ पे स्टडी ये प्रॉपर ये होना चाहिए तुम्हारा कि जब भी मान लो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, यहाँ पे सेक्शन लिखा हुआ भी है, तो सॉल्व नहीं हो रहा क्वेश्चन तो पहले खुद ही लेक्चर नोट्स में देखना है, उससे अगर सॉल्व हो जाता है तो वो बेटर प्रैक्टिस है तुम्हारा, क्योंकि नोटबुक तुम्हारे पास हमेशा रहने वाला है। टीचर तुम्हारे पास हमेशा अवेलेबल नहीं है वहां पे, जब तुम्हारा लेक्चर होगा तभी तो टीचर, लेकिन लेक्चर नोट्स हमेशा तुम्हारे पास अवेलेबल है। ये प्रैक्टिस होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो लेक्चर नोट्स को पहले प्रिपेयर करें, फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा तब तो फिर क्लास में पूछना ही है। तो आगे देखें हम लोग D3।
तो D1 क्लास नोट से ही देखना है वहां पे। D3 में बोला जा रहा है कि इन द आयोनिक कंपाउंड Kf the K plus and F minus ions are found to have practically identical radii about 1.34 angstrom each. What can you predict about the relative atomic radii of K and F? अब यहाँ पे पोटासियम एंड F आ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि K प्लस और F माइनस। K प्लस और F माइनस में अगर बात करो, इसमें बोला जा रहा है कि प्रैक्टिकली आइडेंटिकल रेडियाई। आइडेंटिकल रेडियाई बोलने का मतलब क्या है, इसमें भी जो नंबर ऑफ सेल्स है तुम्हारा K प्लस में, वो क्या आ जाएगा तुम्हारा इसमें, नियॉन 3s2 3p6। नंबर ऑफ एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाने के बाद नंबर ऑफ सेल्स इसमें भी थर्ड आ गया। F माइनस में क्या रहेगा तुम्हारा इसमें, नियॉन 3s2 3 सॉरी क्या रहेगा, ये हीलियम से स्टार्ट करना था, हीलियम आएगा। बिल्कुल ये क्या रहेगा, हीलियम, हीलियम 2s2 2p6। अब यहाँ पे F माइनस आ रहा है, और जब नेगेटिव चार्ज आ जाता है किसी भी एटम पे, उससे जो एटम, जो नॉर्मल एटम है, उससे उसका साइज क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। जबकि पॉजिटिव चार्ज किसी एटम पे आता है, उससे उसका साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो नॉर्मल अगर K और F में हम लोग कंपेयर करेंगे, यहाँ पे एक का केटायन बन रहा है और एक का एनायन बन रहा है, तो एक का साइज क्या हो रहा है, इसमें इंक्रीज हो रहा है, और एक का क्या हो रहा है, इसमें डिक्रीज कर रहा है। एक का इंक्रीज कर रहा है और एक का डिक्रीज कर रहा है। तो ओवरऑल जो साइज होता है इसमें, K का साइज ज्यादा होता है क्लोरीन से, बहुत ज्यादा रहेगा इसमें, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सेल्स तुम्हारा 4 आ रहा है, और S1 में भी एक इलेक्ट्रॉन है, आर्गन 4s1, और इसमें क्लोरीन में क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स 2 ही है इसमें। तो पोटासियम का साइज तो ज्यादा है ही, पूछा भी वही जा रहा है क्वेश्चन में, व्हाट कैन प्रिडिक्ट अबाउट द रिलेटिव एटॉमिक रेडियाई ऑफ K एंड F। तो K का तो साइज ज्यादा रहेगा। इसका इक्वल क्यों हो जाता है, इसका रीजन ये है यहाँ पे कि K प्लस K से ये डिक्रीज कर रहा है इसका एटॉमिक साइज, और F का इंक्रीज कर रहा है, एक का डिक्रीज कर रहा है और एक का इंक्रीज कर रहा है। दैट मीन्स ये ऑलमोस्ट इक्वल आ जाता है यहाँ पे। बट सिर्फ K और F में कंपेयर किया जाए, इसमें क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ सेल्स ही ज्यादा है, दैट मीन्स K का ही साइज ज्यादा होगा। तो D3 में आंसर क्या जाता है वहां पे कि K का साइज लार्जर होगा F से, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इसमें ज्यादा है। और ये इक्वल होने का रीजन मैंने एक्सप्लेन किया कि इक्वल क्यों दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्योंकि K प्लस एक का साइज K से एक का डिक्रीज कर रहा है और एक का F से इंक्रीज कर रहा है, F माइनस अगर बन रहा है, साइज ऑलमोस्ट इक्वल आ पाता है। फिर भी अगर प्लस का ही ज्यादा ही रहता है। इंक्रीज नहीं हो रहा है ना। हाँ बताओ फिर से क्या पूछ रहे हो। सेम यूनिट में इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हो रहा है ना, तो K और F बराबर कैसे हो गया। नहीं, K F बराबर नहीं हो रहा है यहाँ पे, मैं K F बराबर नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे। K एंड F में सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। K F में तो K का तो साइज बहुत ज्यादा रहेगा इसमें, जो कि क्वेश्चन में बोला भी जा रहा है। अब क्वेश्चन में जो बोला जा रहा है कि इन द आयनिक रेडियाई K प्लस एंड F माइनस आर फाउंड टू बी प्रैक्टिकली आइडेंटिकल रेडियाई। आइडेंटिकल रेडियाई का मीनिंग यहाँ नंबर ऑफ सेल्स ठीक है, अलग अलग है, बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी एक फैक्टर काम करता है यहाँ पे। इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इस केस में इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, दैट मीन साइज का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गया यहाँ पे F के कंपेरिजन में, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गया, तब अट्रैक्शन उतना नहीं हो पाता है, दैट मीन्स इसका साइज जो है लार्ज ही रह पाएगा यहाँ पे F माइनस। दैट मीन्स ये आइडेंटिकल हो पाता है K प्लस और F माइनस। तो यहाँ पे K एंड F का पूछा जा रहा है, K का तो साइज बहुत ज्यादा होगा F के कंपेरिजन में, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स K में 4 सेल रहा था 4s1, और इसमें नंबर ऑफ सेल्स 2 ही है। क्लियर, किस तरीके से सोचना था D3 को। ये तो पार्ट 1 की बात कर रहे थे, पार्ट 2 भी, पार्ट 2 हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाता है, तो इसमें तुम्हारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके, लैंग्वेज में समझ सको इसको क्या बोला जा रहा है। तो ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग इसमें। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन ABC, बताओ क्या है इसमें।
A5C10, और बाकी लोग भी बताओ क्या डाउट है इसमें। चेक करो पहले उसमें। एटॉमिक रेडियस हमें लर्न करने पड़ेगी। नहीं, एटॉमिक रेडियस लर्न नहीं करना है, कहीं भी लर्न नहीं करना है एटॉमिक रेडियस। एग्जैक्ट साइज क्या होता है वहां पे कंपेयर करना सीखना है। जब भी क्वेश्चन भी आता है तो वो कंपेरिजन करने के लिए आता है, एग्जैक्ट लर्न करने की जरूरत ही नहीं है वहां पे कहीं भी। B3 देख लेते हैं, C1 C3 B3 A4, C4 भी है, देख लेते हैं उसको। D1 B1 या D1, D1 ठीक है। C10 ऑलरेडी आ गया है। इसके अलावा कुछ डाउट हो जो बोर्ड पे ऑलरेडी आ गया है, इसके अलावा कुछ डाउट हो तो वो बताओ। C6 C3 ऑलरेडी आ चुका है, बोर्ड पे जो क्वेश्चन आ चुका है उसके अलावा कुछ डाउट हो। D3 भी है, चेक कर लेते हैं। अब देखो, मैं कई बार क्लास में रिपीट कर चुका हूँ पहले भी, क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे, ऑलरेडी D5 आ गया है, बट इसमें सोचना है कि ऐसा सर ने क्या नहीं बताया जो क्लास में थ्योरी के टाइम में जो कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। क्या हम लोग अगर प्रॉपर रिवाइज करते तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता क्या, ये खुद से एनालाइज करना है वहाँ। तो देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें A4 से। क्वेश्चन नंबर A4 में बोला जा रहा है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग हाइड्रोजन। इट रिप्रेजेंट्स हाइड्रोजन इन सम प्रॉपर्टीज। इट रिप्रेजेंट्स, सॉरी, इट रिजेंबल्स हाइड्रोजन इन सम प्रॉपर्टीज। बोल सकते हैं यहाँ पे इस हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टीज है वो कुछ हाइड्रोजन से के जैसा है। क्यों हाइड्रोजन के जैसा रहता है, क्योंकि इसका भी एक ही इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट करता है। हम लोग आगे बॉन्डिंग में भी पढ़ेंगे ये चीजें। इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास, और एक ही इलेक्ट्रॉन तो एक ही बॉन्ड बना पाएगा ये। और जो हाइड्रोजन होता है, जो भी हाइड्रोजन हो तुम्हारा, फ्लोरीन हो क्लोरीन हो, तो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट दैट मीन सेकेंड ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करके ऑक्टेट पूरा कर लेता है, जो भी हाइड्रोजन है वहां पे। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या इलेक्ट्रॉन रहता है वहां पे? 7। तो ये भी एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ये ऑक्सीडेशन स्टेट तुम लोग पढ़ चुके हो सिंपली, कि हाइड्रोजन का जो रहता है यहाँ पे +1 -1। जनरली क्या रहता है हाइड्रोजन का यहाँ पे? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। इन केस ऑफ मेटल हाइड्राइड, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1। क्लोरीन का भी क्या रहता है यहाँ पे, या क्लोरीन ब्रोमीन का जो भी है इसमें, क्लोरीन का तो हमेशा -1, बट क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का +1 भी -1 भी वो शो कर पाता है वहां पे। दैट मीन्स जो प्रॉपर्टीज है, कुछ प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के जैसा ही रहता है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे है, वो करेक्ट स्टेटमेंट आ रहा है। इट रिजेंबल्स अल्कली मेटल्स इन सम प्रॉपर्टीज, वो भी करेक्ट है। अल्कली मेटल्स के जैसा प्रॉपर्टीज क्यों रहता है इसका? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है इसका 1s1, और अल्कली मेटल्स का जो भी है वहां पे क्या रहता है, हीलियम 2s1, सेकेंड अल्कली मेटल सोडियम, नियॉन 3s1। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, दैट मीन्स अल्कली मेटल्स के जैसा बोल सकते हैं। इट कैन बी प्लेस्ड इन 7th ग्रुप ऑफ मॉडर्न पीरियड टेबल, रख सकते हैं वहां पे उसको 7th ग्रुप, ये 17th ग्रुप में, क्योंकि जो हाइड्रोजन है
वो क्या है 17 ग्रुप का है, कुछ प्रॉपर्टी इसके जैसा रहा था तो उसको भी प्लेस कर सकते हैं वहां पे। A4 का डी ऑप्शन, इट कैन नॉट बी प्लेस्ड इन फर्स्ट ग्रुप ऑफ मॉडर्न पीरियड टेबल, नहीं रख सकते लेकिन रखा जा सकता है, देखिए बी ऑप्शन है, अल्कली मेटल ग्रुप 1 का है, तो हाइड्रोजन को भी ग्रुप 1 में रख सकते हैं, और जो कि अगर देखोगे तो वो ग्रुप में रखा भी गया है मॉडर्न पीरियड टेबल में। हाइड्रोजन को कहाँ पे रखा गया, लिथियम के जस्ट ऊपर ग्रुप 1 में। इसका मीनिंग है कुछ प्रॉपर्टी इसके जैसा मैच करता है, तो तुम लोग देख भी रहे हैं यहाँ पे है, दैट मीन उसको ग्रुप 1 में रखा जा सकता है। बोला जा रहा है कैन नॉट बी प्लेस्ड, जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये तुम्हारा क्या आ रहा है, उसमें रॉन्ग स्टेटमेंट है, ग्रुप 1 में प्लेस कर सकते हैं हाइड्रोजन को, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम आ रहा है, 1s1 2s1 3s1 इस टाइप से। तुम्हारा A4 का डी रॉन्ग रहेगा वहां पर। A5 में बोला जा रहा है कि एटॉमिक नंबर ऑफ Ag इज 47। अब ये तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा यहाँ पे, इसमें क्या आ रहा है इस केस में, कॉपर पीरियड टेबल देखोगे, कॉपर सिल्वर गोल्ड, ये ग्रुप का एलिमेंट है यहाँ पे 11th ग्रुप का, कॉपर सिल्वर गोल्ड। कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या रहता है 29, सिल्वर का 47, गोल्ड का कितना आ जाएगा तुम्हारा इसमें 79, 32 ऐड कर देते हैं 79 आ जाता। इसमें वही पूछा जा रहा है यहाँ पे कि सिल्वर का एटॉमिक नंबर दिया हुआ 47, सेम ग्रुप का एटॉमिक नंबर क्या होगा एबव एंड बिलो, एक का क्या रहेगा 29 और एक का फिर 79, ये आंसर आ जाता। कॉपर सिल्वर गोल्ड को एक मेटल भी बोलते हैं, इसको एक और नाम देते हैं इस तीनों एलिमेंट्स को क्वाइनेज मेटल बोलते हैं इसको लोग, ये भी याद रखोगे आगे कहीं क्वेश्चन होगा भी। इसको क्या बोलता है क्वाइनेज मेटल, क्योंकि इसी से क्वाइन बन पाता है कॉपर सिल्वर गोल्ड से। ये ग्रुप का एलिमेंट है क्वाइनेज मेटल, इसको याद रखना है। B3 B4 B3 में बोला जा रहा है यहाँ पे among following species which of them have maximum Z effective, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैक्सिमम किस में वहां पे, ऐसे केस में देखना है कि वहां पे मेनली SN+4 इंडियम और इंडियम+1, यहाँ पे सोचना है तुम्हें कि SN और SN+4 जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, या इंडियम की बात करें इंडियम पे एक ही पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे देखने कि SN और SN+4, या इंडियम की बात करते हैं वहां पे तो वो भी सेम टाइप से रहेगा, बट यहाँ पे SN पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है +4, और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज अगर किसी एटम पे आ रहा है उसका जेड इफेक्ट पॉजिटिव चार्ज का रिलेशन जेड इफेक्टिव के साथ क्या रहता है, सोचो कुछ इसमें। इनवर्सली। अब सोचना यहाँ पे कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है किसी एटम पे, तो पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहा है इसका। SN का एटॉमिक नंबर 50, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये भी क्या होगा 50 इलेक्ट्रॉन और 50 प्रोटॉन, और इसमें क्या होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कम हो रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर कम हो रहा है तो वहां पे क्या होगा 46 इलेक्ट्रॉन ही, बट प्रोटॉन नंबर तो सेम है, प्रोटॉन सेम है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन कम होने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दैट मींस अट्रैक्शन इंक्रीज करता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गया यहाँ पे। प्रोटॉन नंबर तो प्रोटॉन उतना ही है न्यूक्लियस में, और प्रोटॉन उतना ही है, दैट मींस अट्रैक्शन अब इंक्रीज कर जाएगा, इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा, और जब अट्रैक्शन इंक्रीज करता है दैट मींस जेड इफेक्टिव भी क्या होगा इंक्रीज करेगा। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है किसी भी एटम पे उसका उतना ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आता है, अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा रहेगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है दैट मींस अट्रैक्शन ज्यादा है, और अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो साइज क्या होता है लेस हो जाता है वहां पे। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जेड इफेक्टिव रहेगा वो तो किसके लिए रहेगा तुम्हारा SN+4 के लिए। हाँ मानस बताओ। स्टेबिलिटी और
न्यूक्लियर चार्ज में कुछ रिलेशन है? नहीं, उसका कुछ रिलेशन अलग से नहीं है वहाँ पे। अगर स्टेबिलिटी को रिलेट करोगे यहाँ पे SN+4, हम लोग इतना यहाँ पे बोल सकते हैं, बट ऐसा कोई कंपेरिजन हो ही नहीं सकता है। देखिए SN और SN+4, इसमें तो हम लोग स्टेबिलिटी में कोई कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं। कोई चार्ज अगर रहेगा यहाँ पे, देखिए SN+2 और SN+4, यहाँ पे हम लोग जो जेड इफेक्टिव है उसका हम लोग बता सकते हैं किसमें जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा। यहाँ पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है उतना उसमें क्या होगा, जेड इफेक्टिव ज्यादा रहेगा, उसका अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा रहेगा। इसका स्टेबिलिटी से कोई रिलेशन नहीं है। स्टेबिलिटी जो रिलेट करता है वो किससे करता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट से। तो जेड इफेक्टिव का स्टेबिलिटी के साथ डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं रहता। एक ये पॉइंट याद रखना है कि उसको हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट से रिलेट करके स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे। तो B3 में बस यही सोचना था, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है जेड इफेक्टिव का, सिंपली देखना है इसमें चारों ऑप्शन में जिसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उसका अट्रैक्शन उतना ही होगा, उसका जेड इफेक्टिव उतना ही ज्यादा रहेगा। यहाँ पे आंसर क्या आता है, SN+4। नेक्स्ट है, हाँ बताओ। B4 की भी बात करें, B4 तो आसान से कर सकते थे। अब B4 में देखोगे, इसमें सबसे पहले बोला जा रहा है कि सेट O2F- और Na+, इसमें बोला जा रहा है कि जेड इफेक्टिव हाईएस्ट किसका रहेगा तीनों में से। तो वो कैसे सोचना है, इसमें जेड इफेक्टिव हाईएस्ट किसका होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें कम होगा, एक मैंने यहाँ पे बताया था, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होगा उसका जेड इफेक्टिव क्या होगा, ज्यादा रहेगा वहां पर। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सब में सेम आ रहा है, 11 इलेक्ट्रॉन, हम लोग आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस देखे हुए थे, सॉरी 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में भी क्या रहेगा, 10। ये तो क्लियर है यहाँ पे कि सोडियम में एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो 10 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो 10। बट इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन किसमें ज्यादा है, सोडियम 11 प्रोटॉन, 9 प्रोटॉन न्यूक्लियस में, और इसमें 80 प्रोटॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सेम है बट नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, तो जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है वो ज्यादा इफेक्टिवली आउटर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाएगा, और अट्रैक्शन इसमें अगर ज्यादा है दैट मीन इसी का जेड इफेक्टिव क्या होगा, अट्रैक्शन ज्यादा, दैट मीन्स जेड इफेक्टिव ज्यादा। वो क्या रहा तुम्हारा, Na+ का, Na+ का जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा। उसी तरीके से फिर लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, इसमें क्या रहेगा तुम्हारा, जेड इफेक्टिव की बात करें हम लोग, यहाँ पे देखना है तुम बेरिलियम। लोगों को कि लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, तो किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, कांस्टेंट रहता है, क्या रहेगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट। ये क्या होता है, कांस्टेंट। ये हम लोग जेड इफेक्टिव में पढ़ चुके थे कि किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो जो जेड इफेक्टिव क्या रहता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट या सिंपली कांस्टेंट। दैट मीन्स लिथियम सोडियम का तो क्या रहेगा, उसमें सेम ही आ जाएगा। अब बच गया लिथियम और बेरिलियम। अब लिथियम बेरिलियम में कैसे कंपेयर करोगे, कैसे सोचना है। मुझे सर ये पता है कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज करता है। साइज क्यों डिक्रीज करता है, क्या रीजन है इसका, इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। सही है बिल्कुल, इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव इंक्रीज करने से साइज डिक्रीज करता है, दैट मीन अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पे लिथियम बेरिलियम में किसका ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे बेरिलियम का, तो जेड इफेक्टिव बेरिलियम का ज्यादा है, जिसके चलते साइज इसका कम होता है। तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव भी पूछा जा रहा है, दैट मीन्स बेरिलियम का ज्यादा आ जाता है। क्लियर है बी वाले सेट से। और सिमिलरली सी वाले सेट से सोचते हैं कि सी वाले सेट में क्या दे रखा है, हीलियम, Li+ और H-, इसमें क्या रहेगा,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में सेम है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन किस में ज्यादा है? तो लिथियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन 3 है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम हो जाए तो जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है उसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। इसमें क्या आ जाएगा? लिथियम का Li+ का। तो ऑप्शन से चेक कर लो, इसमें सोडियम Na+ का ज्यादा आ गया, इसमें बेरिलियम का ज्यादा आ गया, और इसमें Li+ का। नेक्स्ट है इसमें सेक्शन सी। यहाँ पे कुछ भी रटना नहीं है, मैंने कहीं भी रटने के लिए नहीं बताया हुआ पीरियोडिक टेबल में। हाँ, बट एटॉमिक नंबर है, वो चीजें तुम्हें याद रखना पड़ेगा। कन्फिग्रेशन लिखने के आ रहा है, बहुत ज्यादा चीजों को सोच पाओगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेसिस पे। क्वेश्चन नंबर C1। अब देखो, हम लोग अलग से ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पढ़े थे क्योंकि ऑलरेडी तुम लोग पढ़ चुके हो फिजिकल में। C1 की बात करें तो एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट which cannot show the oxidation state of +3। सोचना यहाँ पे, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 कौन सा शो नहीं कर सकता है? इसमें क्या रहा तुम्हारा? एटॉमिक नंबर 13। 13 कौन सा एलिमेंट रहता है एटॉमिक नंबर 13 का? एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहता है एल्यूमिनियम का? +3। +3। क्लास में कर चुके हो गए, या फिर कन्फिग्रेशन लिख करके देखना था, तो ये क्या होगा? +3। बाकी का पहले मैं देख लेता हूँ कि 32 आ रहा है। 32 कौन सा एलिमेंट होता है? गैलियम। जर्मेनियम। जर्मेनियम। ठीक है, और गैलियम के बाद ये क्या रहता है? जर्मेनियम। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SnPb। ये क्या था तुम्हारा? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SnPb। तो जाके देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट का सेकंड एग्जांपल, उसमें मैंने ये बता रखा है वहां पे कि गैलियम, सिलिकॉन, इसमें जर्मेनियम, SnPb इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करता है। और जब जर्मेनियम इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करता है तो वो कौन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाएगा? चेक करो उसमें जाके, इनर्ट पेयर इफेक्ट में। +5। नहीं, जर्मेनियम कौन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? एक बार चेक भी तो करो, पेज तो पलटो। इनर्ट पेयर इफेक्ट में ये एग्जांपल कराया गया होगा। +4। +2 एंड +4। जर्मेनियम दो 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 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2 एंड +4। क्यों शो करता है ये? कन्फिग्रेशन लिखना पड़ेगा इसके लिए तुम्हें। आर्गन 3d10, 4s2, 4p2। तो जब ये इनर्ट हो जाएगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, और कुछ केस में ये 2 इलेक्ट्रॉन भी बाहर जा पाता है, तो +2 +4। ये +3 कभी शो नहीं करेगा। क्लियर है? आई थिंक आंसर बी आ गया होगा। बाकी सी को भी सोचना है, जैसे कि सी में क्या है? 33 एटॉमिक नंबर। ये कौन सा एलिमेंट रहेगा तुम्हारा? आर्सेनिक। आर्सेनिक कौन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? इनर्ट के इफेक्ट में जा करके चेक करो फिर। +3 एंड +5। ये +3 शो कर पा रहा है। 17। 17 क्या रहता है इसमें तुम्हारा? क्लोरीन। अब यहाँ पे ये 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। तो जब देखो एक ऑक्सीडेशन स्टेट एक टेबल भी बना हुआ है पीरियोडिक टेबल के स्टार्टिंग में ही, तो क्लोरीन डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। -1, +1, +3, +5, +7। टेबल देख पा रहे हो सब लोग ऑक्सीडेशन स्टेट का तुम्हारे बुकलेट में? थ्योरी वाले पार्ट में जाकर के देखे भी होंगे सब लोग थ्योरी वाले पार्ट में। तो जो टेबल दिया गया है वो ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हें उतना बताया गया होगा नहीं? अगर बताया गया ऑक्सीडेशन स्टेट, देखिए क्लोरीन है यहाँ पे, तो क्लोरीन डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है? इसका रीजन हम लोग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ पाएंगे डिटेल में। यहाँ पे +3 भी शो कर पाएगा।
तो जो जर्मेनियम वो कभी भी +3 शो नहीं करता, ये याद रखना था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर C3, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ गोल्ड, वो तो तुम्हें याद रखना वहां पर है। C3 जो क्वेश्चन है वो कंप्लीटली मेमोरी बेस्ड है। C3 में कि गोल्ड का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहता है, वो क्या रहेगा, 0, वो तुम्हें याद रखना रहेगा कि गोल्ड का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या रहता है, स्टेबल में 0 रहेगा। बाकी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे, बट जो सबसे ज्यादा स्टेबल है वो क्या रहेगा, गोल्ड का 0। C4, C4 में बोला जा रहा है कि विच कैन हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड। क्लोरीन का हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहता है, -1. ऑलवेज -1 क्लोरीन का। फिर क्या रहा है इसमें, यहाँ पे सोडियम का क्या रहता है हमेशा, देखते हैं उस ऑप्शन को, सोडियम का हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव। +1. हमेशा +1. +1। एक आ रहा है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का भी हमेशा क्या रहेगा, +3. +3। +3। तो बच गया एक ही तुम्हारा आयोडीन। आयोडीन डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, ये -1 भी शो करेगा, +1, +3, +5, +7, क्लोरीन के जैसा ही। ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है यहाँ पे। तो इसको कॉपी करो, फिर आगे देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर C6। क्वेश्चन नंबर C6 में बोला जा रहा है व्हिच मेटल एग्जिबिट मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड। ये क्या दिक्कत इसमें तुम्हें, सोडियम हमेशा +1, C6 की बात करें, मैग्नीशियम हमेशा +2, एल्युमिनियम हमेशा +3, जबकि आयरन दो दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ऐसा पढ़े भी हो गए, Fe+2 और +3। Fe+3। +2 में नेम क्या होता है और +3 में नेम क्या होता है, Ferric and ferrous. फेरिक एंड फ्यूरिक। सही है बिल्कुल। +2 में क्या होता है, फेरस, +3 में क्या आता है, फेरिक। ये चीजें भी हम लोग पढ़ेंगे बिन वाले चैप्टर में, इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट होगा बेसिक इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर वाले में। बट इतना 10th में कराया जाता है, +2, +3, फेरस और ये फेरिक। कॉपर का भी होता है ना। हाँ बताओ। बिल्कुल, कॉपर का भी रहता है उसी टाइप से, कॉपर में भी क्यूप्रस और क्यूप्रिक, तो हम लोग चीजें देखेंगे बिन वाले चैप्टर में पूरा। आंसर क्या जाता है इसका यहाँ पे, C6 का D, क्योंकि वो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाता है, +2, +3, दो दो शो करता है यहाँ पे। सी सी में हो गया पूरा, C10 एक है। अब देखो C10 में कैसे कंपेयर करना है, देखोगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पे देखना है कि इस क्वेश्चन को करने के लिए इनर्ट पेज इफेक्ट का पेज ओपन करके रखो तुम लोग। अगर याद है अच्छे से चीजें तो ठीक है, रिवाइज नहीं किया तो वो पेज ओपन करो। यहाँ पे थैलियम+3 और बिस्मथ+3 पूछा जा रहा है, करेक्ट ऑर्डर क्या है इसमें। यहाँ पे देखना है कि बिस्मथ दो दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +3 और +5। तो बिस्मथ किस ऑक्सीडेशन स्टेट में मोर स्टेबल होता है, +3 में या +5 में। +3 में. तो बिस्मथ +3 में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में बिस्मथ मोर स्टेबल रहेगा। जबकि थैलियम की बात करें तो थैलियम +1 और +3 ये दो दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो थैलियम +1 एंड +3 में किसमें मोर स्टेबल होगा, थैलियम +1 में। लोअर. +1 में। जो नीचे का एलिमेंट है थैलियम हो या बिस्मथ हो, वो अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ही मोर स्टेबल होता है। तो थैलियम यहाँ पे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रखा है, जो कि लेस स्टेबल का केस है। करेक्ट क्या होगा, बिस्मथ
+3 में मोर स्टेबल होती है, ऑर्डर रहेगा तो फिर करेक्ट होता है। इसी तरह बी की बात करें हम लोग, PbO2 और PbO। तो PbO2 और PbO में Pb का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहा है दोनों केस में? PbO में Pb का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 +2 +2, ऑप्शन का -2। PbO2 में Pb का +4 +4। +4 अब लेड किस ऑक्सीडेशन स्टेट में मोर स्टेबल है, +2 या +4 में? +2 +2। ये भी सबसे नीचे का एलिमेंट आ रहा है लेड, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्लोटी डाउनवर्ड इंक्रीज करता है, दैट मीन्स +2 मोर स्टेबल होगा। इसमें आंसर क्या आता है? PbO, ये मोर स्टेबल है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे? इस तरीके से सोचना था। सी है इसमें BiF5 और BiF5। इनर्ट पे इफेक्ट का सेकंड लास्ट स्टेटमेंट देखो, उसमें क्या लिखा गया है। यहाँ पे बिस्मथ दोनों केस में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, बट बिस्मथ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में लेस स्टेबल होता है, बट फिर भी वो कुछ केस में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकता है। तो कौन सा एटम है जिसके साथ बिस्मथ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर पाता है? चेक करो एक बार इसको। फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे फ्लोरीन वाला जो है ये मोर स्टेबल हो पाएगा, ये एग्जिस्ट कर पाता है, इवन ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता यहाँ पे। ये एग्जाम स्टेटमेंट क्लास में लिखाया गया होगा। तो इनर्ट पेरिफेर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसको अच्छे से करना है, हर एक स्टेटमेंट उसका। और उसी तरीके से फिर Sn+2 और जर्मेनियम+2, तुम्हारा करेक्ट भी आ जाएगा, उसमें सी आ जाता करेक्ट। ये भी इनकरेक्ट था, बी भी इनकरेक्ट है। डी की बात करें, Sn+2 और जर्मेनियम+2। तो जर्मेनियम और Sn की बात करते हैं हम लोग, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SnPb। ये +2, ये +2 और ये +2 में डाउनवर्ड स्लोटी इंक्रीज करेगा, तो Sn+2 का ज्यादा रहेगा G+2 को, इक्वल नहीं रहेगा वहां पे। ये भी इनर्ट इफेक्ट से सोचना था कि डाउनवर्ड ज्यादा स्लोटी इंक्रीज कर रहा है, तो Sn+2 का ज्यादा रहेगा। तो ठीक है, आगे देखते हैं, मैं इरेज कर लेता हूँ इसको, फिर आगे देखते हैं हम लोग इसमें डी में। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको ध्यान से देखना है वहां पे। और जितना जो मैंने क्लास में कहा उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, उसी पॉइंट में से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है इसमें तुम्हारा क्वेश्चन नंबर D1। क्वेश्चन नंबर D1 की बात करें हम लोग इसमें, सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रेडियस ऑफ एन एटम। Values of van der Waals radii is larger than those of Cavendish radius because of the van der Waals forces are much weaker than the force operating between atoms in a covalently bonded molecule। ये स्टेटमेंट देखो सही है वहां पे, बट उसका रीजन जो दे रखा है वहां पे, तो अभी हम लोग चीजें को समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे उसमें कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है वो पढ़ पाएंगे हम लोग, और एक वेंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, तो वही तुम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में ही कि वेंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, तो वो आगे का पार्ट है। बट वो स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है वहां पे। वेंडर वाल रेडियाई इज लार्जर देन कोवेलेंट, ये तुम लोग पढ़े भी हैं, और उसका रीजन जो दे रखा है वेंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर होता है, वो आगे का पार्ट है। बी की बात करें हम लोग, द मेटालिक रेडियाई इज स्मॉलर देन द वेंडर वाल रेडियाई since the bonding forces in the metallic crystal lattice are much stronger than the van der Waals forces। तो van der Waals forces weakest force होता है, जिसके चलते उसका साइज ज्यादा हो पाता है। वो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो उसको भी याद रखना है। मेटालिक बॉन्डिंग क्या होता है,
वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता थी, आगे का पार्ट जब पढ़ लेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। बट मैंने ऑर्डर लिखा रखा था कि वेंडरवाल सबसे ज्यादा, देन मेटालिक, देन कोवेलेंट। ये ऑर्डर हम लोगों ने क्लास में लिख रखा है, ये याद रखना है अभी। नेक्स्ट है इसमें, दैट मीन्स बोथ ए एंड बी करेक्ट रहेगा, वहां पे आंसर सी आ जाता है। D2 भी है, D2 तो तुम्हें गेस करना है वहां पे। D2 में क्या करना है तुम्हें, बेरिलियम, कार्बन, बोरन भी बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा किसका रहेगा तुम्हारा इसमें, बेरिलियम। बेरिलियम। एक पेड़ का एलिमेंट है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, साइज डिक्रीज करेगा, सबसे ज्यादा बेरिलियम का। वही मैच कराना था सिर्फ इसमें कि 101 जो दिया हुआ है एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा, तो किससे मैच करता, बेरिलियम से। फर्स्ट से आर मैच कर जाएगा। क्लियर है यहाँ पे, समझ गए क्वेश्चन क्या करना था, खुद से कर लोगे अब यहाँ पे। ऑप्शन का सबसे कम है साइज, सबसे कम वैल्यू किसके लिए है, 66। ऑप्शन थर्ड किससे मैच कर जाता, टी से। इस टाइप से यहाँ पे बस चेक करना था। क्वेश्चन नंबर 3, D3 में भी वही काम करना है। D3 में बोला जा रहा है कि फ्लोरीन एंड नियॉन, फ्लोरीन और नियॉन में साइज किसका ज्यादा होता है, नियॉन का। नियॉन का। जो डिक्रीज करता है वो अप टू फ्लोरीन तक ही डिक्रीज करता है, लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं। नियॉन इनर्ट गैस है और इसमें वेंडर वाल रेडियस चेक करते हैं, दैट मीन इसका सबसे ज्यादा रहेगा उस पीरियड में। तो नियॉन का सबसे ज्यादा, देन फ्लोरीन, मतलब इस दोनों में। तो नियॉन का साइज ज्यादा, फ्लोरीन का कम है। जो वैल्यू दे रखा है कि फ्लोरीन का पहले फ्लोरीन का लिखना है फिर बाद में नियॉन का, रेस्पेक्टिवली ऐसा कुछ दे रखा है उसमें। तो फ्लोरीन का क्या होगा, कम। हाँ मानस बताओ। जो कार्बन है इसका एक एलोट्रॉप ग्राफाइट है, तो वो भी वंडर और फोर्स पे एक्ट करता है, तो वो भी नोबल मेटल आएगा। नहीं, मैंने क्या बताया वहां पे है कि ऐसा नहीं कि वेंडरवाल फोर्सेस में ही सिर्फ स्टेटमेंट देखोगे जा करके कि मेनली वेंडरवाल फोर्सेस देखते हैं हम लोग इनर्ट गैसेस के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी में लगेगा वहां पे। वो किसी भी एटम में देख सकते हैं वहां पे हम लोग। नॉन मेटल्स भी है, उसमें भी हम लोग वेंडरवाल फोर्सेस देख सकते हैं। देखोगे स्टेटमेंट मैंने लिखा वहां पे, इनर्ट गैसेस एज वेल एज नॉन मेटल। तो कार्बन नॉन मेटल सारा, तो उसमें भी वेंडरवाल फोर्सेस लग पाता है। वेंडरवाल रेडियस वहां भी हम लोग देख पाएंगे। मेनली हम लोग इनर्ट गैस के लिए चेक करते हैं, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी के लिए चेक करते हैं। किसी भी एलिमेंट्स के लिए जो भी नॉन मेटल्स है उसके लिए हम लोग वेंडरवाल रेडियस भी चेक कर पाते हैं, वहां भी वेंडरवाल फोर्सेस लग पाता है, जो आगे देखेंगे हम लोग। तो ऐसा नहीं सिर्फ इनर्ट गैसेस के लिए, वो हर किसी के लिए रहता है। बट हम लोग मेनली यहाँ पे नियॉन की बात करते हैं। इनर्ट गैस मेनली इसी में इफेक्टिवली काम करेगा। यहाँ पे नियॉन की बात करते हैं, इसका साइज सबसे ज्यादा। यहाँ पे फ्लोरीन का कम है, फ्लोरीन का किसमें कम दे रखा है, 60, ये 72 और 160, जो कि एक ही ऑप्शन है वहां पे। सिर्फ गेस करना था किसका कम है, कम है तो उसका वैल्यू भी कम रहेगा। डेटा, ये डाटा याद रखने की जरूरत नहीं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर D5, which of the following order of atomic radii is not correct, करेक्ट कौन सा नहीं है इसमें। तो फर्स्ट में तो D5 का ये करेक्ट है, उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन टॉप टू बॉटम जाएंगे कि इंक्रीज करेगा। बी की बात करें, D5 का बी पार्ट, उसमें क्या रहा तुम्हारा, इथ्रियम +3, स्ट्रोंसियम +2 और रुबिडियम +1। रुबिडियम का एटॉमिक नंबर 37, स्ट्रोंसियम का 38, इथ्रियम का 39। एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए इसके लिए। अब देखोगे कि ये कैसा स्पेसीज है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है या नहीं है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तीनों में कितना आ रहा है, 36। 36, 36, 36, 36। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तीनों में सेम है,
नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें ज्यादा है इथेरियम में, और जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है वो ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो इसका अट्रैक्शन ज्यादा है, दैट मीन साइज इसका कम हो जाएगा। तो इथेरियम का साइज यहाँ पे सबसे कम, ऑर्डर जस्ट ये आ जाता है यहाँ पर, जस्ट उल्टा। क्लियर? तो वही बी रॉन्ग आ जाएगा तुम्हारा, वो करेक्ट नहीं है। सोचने का तरीका क्या था कि तीनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है, वो कैसे पता चल पाएगा तुम्हें जब सबका एटॉमिक नंबर तुम्हें पता रहेगा। आगे है नायोबियम एंड टेंटेलम। तो नायोबियम और टेंटेलम का साइज जो होता है ऑलमोस्ट इक्वल होता है ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। 4D 5D का आ रहा है, इस टाइप का ग्रुप का यहाँ पे इक्वल आता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। सही स्टेटमेंट है वो। लिथियम बेरिलियम बोरन, वो तो देख ही रहे थे, लिथियम बेरिलियम बोरन में लिथियम का सबसे ज्यादा, फिर बेरिलियम पे बोरन करेक्ट है। तो बी इनकरेक्ट है। सी में अगर दिक्कत है तो ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, नायोबियम टेंटेलम 4D 5D का आ रहा थी, ऑलमोस्ट इक्वल होता है साइज ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। चलो ये दोनों पार्ट 2 देख रहे थे, इसमें लास्ट पार्ट 3 इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, उसमें 2-3 क्वेश्चन है, देख लेते हैं उसको भी हम लोग। पार्ट 3 इसमें बताओ क्या डाउट है। A1 A5 C2 C3 C5। इसके अलावा A2 C4 D3 भी है, D1 और कुछ डाउट है बताओ इसमें तुम लोग, और कुछ डाउट है तो ठीक है। इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो बताओ इसमें चैट बॉक्स में। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर A1 से। देखो सोचना है, कुछ भी रटना नहीं पीरियोडिक टेबल में, बट एटॉमिक नंबर तुम्हें याद होना चाहिए, वो तो रटना ही पड़ेगा एटॉमिक नंबर। बाकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आ रहा लिखने के लिए तो पूरा पीरियोडिक टेबल समझ सकते हो। A1 की बात कर रहा है, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है? ये फास्फोरस का, एटॉमिक नंबर 50। The atomic number and the group number of element X, the atomic number and the group number of the element X, which is just below the above element in the periodic table, are A and B respectively। एक मिनट, क्वेश्चन को दोबारा से रीड करो इसमें। The atomic number and the group number of an element X, of an element X, X का मतलब यहाँ पे जो ये दे रखा है यहाँ पे, ये इसको बोला जा रहा है X। ये X कौन सा, इसका कन्फिग्रेशन दिया हुआ यहाँ पे फास्फोरस का। तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, और ये किस ग्रुप का यहाँ पे है? ग्रुप नंबर क्या होगा फास्फोरस का? सर फास्फोरस के नीचे तो देखते हैं एलिमेंट X which is just below the above element। ओके, फास्फोरस के नीचे एक मिनट, एटॉमिक नंबर एंड द ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट X, तो X है which is just below the above element in the periodic table are A and B respectively।
then the value of A and B. देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो 15 के नीचे कौन सा है? अगर देखोगे यहाँ पे पूरा ही लिख लो इसमें, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो नाइट्रोजन के फास्फोरस के जस्ट ऊपर कौन सा है इसमें? 7। इसके जस्ट नीचे क्या आ रहा है तुम्हारा? 33। एटॉमिक फास्फोरस के जस्ट नीचे वाला एलिमेंट कौन सा है? आर्सेनिक। इसका एटॉमिक नंबर पूछा जा रहा है इसके नीचे वाले एलिमेंट का, तो वो क्या आ रहा है? 33। और इसका ग्रुप नंबर क्या है आर्सेनिक का? जो फास्फोरस का ग्रुप नंबर होगा 15। तो 33 + 15, A + B, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? 48। क्लियर है? तो जो एलिमेंट फास्फोरस है उसके जस्ट नीचे का एलिमेंट कौन सा होगा? आर्सेनिक। इसका एटॉमिक नंबर 33, ग्रुप नंबर 15, उसी को ऐड कर देना था वहां पर, 48। A2, an element E has exceptional valence shell electronic configuration as 4d10. What is the period of E in the modern period table? अब ये चीजें तुम्हें याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने बताया हुआ था जो कि डी ब्लॉक का है। वहां पे एक बार जाके तुम लोग देखो, वहां पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 d n-1 ns 1 to 2 एक्सेप्ट क्या था वहां पे? पैलेडियम। एक्सेप्ट पैलिडियम। पैलिडियम में होता है क्या है, जो इलेक्ट्रॉन एस में भी जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो शिफ्ट हो जाता है डी में। और पैलिडियम का एटॉमिक नंबर 46। ये एक एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट है यहाँ पे। क्लियर है? यहाँ पे है जो पैलिडियम का एटॉमिक नंबर है इसमें तुम्हारा 46, ये एक एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट रहता है। इसको फिर तुम्हें अलग से देखना पड़ेगा। ये क्या आता है? क्रिप्टन 4d10 5s1, ये 5s0, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा? तो एक्चुअल में ये जो रहता है यहाँ पे तुम्हारा किस पीरियड का एलिमेंट है? ये 5th पीरियड का एलिमेंट है, बट यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। यहाँ पे इसका जो एक इलेक्ट्रॉन होता है फुलफिल्ड होने के लिए ये डी में शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे। तो ये जो पैलेडियम है इसी का एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन 4d10 आता है। और ये किस पीरियड का होता है? तो 5s का एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है इसमें 4d में। दैट मीन्स ये 5 में भी इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग में रहता है, बट वो फुलफिल्ड होने के लिए इलेक्ट्रॉन ये शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे 4d में। ओवरऑल इसका जो कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे प्रॉपर तो फिर पता चल पाता है कि ये 5th पीरियड का एलिमेंट है। ये भी कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है, और कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट सर पढ़ा रखे होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। एटॉमिक स्ट्रक्चर से ज्यादा हम लोग तो यहाँ पे प्रैक्टिस कर चुके हैं पीरियड टेबल में कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। या फिर सर ने अगर हर एक एलिमेंट का नहीं लिखाया होगा, एनसीईआरटी बुक अगर जिनके पास होगा 11th का, उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले पार्ट में जाओगे, एक से लेकर के 112 एटॉमिक नंबर तक का सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रखा है, वहां पर जाकर के देख सकते हो। और कौन कौन सा एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी दे रखा है वहां पर। इसका आंसर जो रहेगा A2 का वो क्या रहेगा? 5। ये 5 तो आ रहा है, बट सोचना कैसे था तो वो तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि पैलेडियम का ही एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है? 4d10 A5। A5 में बोला जा रहा है कि द रेशियो ऑफ द ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर 116 एंड 120। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है यहाँ पे सॉल्व मैंने बता रखा है। A5 का जब क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले 116, उसका ग्रुप नंबर क्या है कौन बताओगे? कैसे निकालना है इसमें? 16। देखो इसमें लॉजिक क्या यहाँ पे था? 116
-32। 32 माइनस कर दो, सही है बिल्कुल। ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 84। 84 कौन सा एटॉमिक नंबर, मतलब कौन सा एलिमेंट है इसमें? पोलोनियम, नहीं पता, और भी 32 माइनस करो इसमें, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा इसमें 52। टेल्यूरियम 52 तुम्हें नहीं पता, और 52 में और 18 माइनस 18। करो। 18 अब ये क्या आ जाएगा तुम्हारा इसमें 34 34। ये भी नहीं पता, तो और भी 18 माइनस करो इसमें, ये क्या आ जाएगा 16। अब ये तो पता होना चाहिए 16, और ये भी पता नहीं है, तो फिर जा करके पहले याद करो एटॉमिक नंबर। दैट मीन्स ये 16 आ गया तुम्हारा ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन का ही, सॉरी सल्फर, ऑक्सीजन के जस्ट नीचे का आ रहा है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, तो उसी ग्रुप का आ रहा है। दैट मीन्स इसका भी जो ग्रुप नंबर होगा, जो ऑक्सीजन का आ रहा था, वही इसका भी होगा। दैट मीन्स ऑक्सीजन 16 ग्रुप का है, तो ये भी क्या होगा 16 ग्रुप का। और उसके बाद फिर 120, तो 120 आ गया, तो ये किस ग्रुप का होगा सोचो इसमें भी। एलिमेंट ही नहीं। नहीं एलिमेंट नहीं है, लेकिन मान लो कि अगर हो ऐसा कुछ, तो फिर क्या होगा इसका मतलब एटॉमिक, ये कौन सा एलिमेंट है इसका बता सकते हो? इस एलिमेंट का नेम क्या है, बता सकते हो कोई? 1 के लिए क्या रहता है अन, यूएन। यूएन के लिए क्या रहता है बाई, क्यू के लिए क्या रहता है नल, सॉरी अनबाइनिलियम, ये आ जाता है एलिमेंट है यहाँ पे। रेंडम से कुछ अगर आता तो हम लोग इस पैटर्न पे लिख पाएंगे वहां पे, ये तो हम लोग यहाँ पे नहीं देखना था। ये 120 आ रहा है, इसमें भी वही सेम काम करना है, 32 माइनस करते जाओ इसमें, ये ग्रुप 2 का आ जाएगा। मैं दोबारा सब नहीं कर रहा हूँ, ये ग्रुप 2 का आ जाता है तुम्हारा इसमें यहाँ पे, इसका ग्रुप नंबर 2 और इसका ग्रुप नंबर 16, इसका रेशियो पूछा जा रहा है, तो 16/2, ये क्या आता है आंसर इसका 8। तो लिखना कैसे है, सोचना कैसे है, तो इसका उल्टे तरीके से सोचोगे यहाँ पे, तो इस तरीके से आ पाएगा उसका ग्रुप नंबर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें यहाँ पे। क्या आएगा? हाँ बताओ, फिर बताओ क्या पूछ रहे हो? 120 का ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर मैंने बताया यहाँ पे 120 का क्या रहेगा ग्रुप नंबर 2। किसी भी एलिमेंट का पूछा जाता है, अगर एटॉमिक नंबर दे रखा है तो उसका निकाल सकते हो वहां पे। इसका कैसे निकालना है यहाँ पे हम लोग, 120 आ रहा है तो इसमें भी वही काम करते हैं, 32 माइनस करते जाते हैं, ये ग्रुप 2 का एलिमेंट आ जाता है। 32 जैसे माइनस करो तो ये हमारा 88 रेडियम ग्रुप 2 का, इस तरीके से निकालते हैं हम लोग इसमें। उसके लिए कुछ तुम्हें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, कुछ भी अगर एटॉमिक नंबर नहीं पता है कि कौन सा एलिमेंट है तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये तो आ रहा है इस टाइप से यहाँ पे। सी में बहुत सारा डॉट है, C2 C3 C4, अब वो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला पार्ट है, देखते हैं वहां पे। तो सबसे पहले C2 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखोगे अच्छा क्वेश्चन है, सोचना कैसे है, अप्रोच कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का। यहाँ पे सबसे पहले पूछा जा रहा है कि +2 एज मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें कुछ हेल्प लेना पड़ेगा, जो ऑक्सीडेशन स्टेट का एक टेबल दे रखा है उसको भी तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि कैल्शियम आ रहा है, तो कैल्शियम का तो हमेशा पता है कि ये +2 ही होता है, इसी में +2 में ही स्टेबल होगा ये। वेनेडियम, वेनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना रहेगा? 23। सही है बिल्कुल, ये क्या रहेगा 23। अप टू 30 तक तो कम से कम तुम्हें याद हो सीरियल वाइज, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, ये क्या रहेगा तुम्हारा 23। अब इसका जब कन्फिग्रेशन लिखते हो यहाँ पे है, ये क्या रहेगा तुम्हारा आर्गन,
CH2 3D3। इसमें क्या रहता है, ये पांचों इलेक्ट्रॉन इसका बाहर जा सकता है, ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी इसको कर सकता है। ये +2 में स्टेबल हो ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी पांचों इलेक्ट्रॉन बाहर जा करके स्टेबल बन पाएंगे। नेक्स्ट है क्रोमियम। क्रोमियम भी डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बट उस ऑक्सीडेशन स्टेट में जाकर के देखोगे उस टेबल में, उसमें जाकर के जो बोला जाए कि जो बोल्ड में दे रखा है ऑक्सीडेशन स्टेट, नीचे लिख भी रखा होगा कि जो बोल्ड में दे रखा ऑक्सीडेशन स्टेट वो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। उसी टेबल में से देखो क्रोमियम का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दे रखा है। पेज पलटो तुम लोग, जो तुम्हारे बुकलेट में ही है वो, मैं अगर बताऊं पेज नंबर 6 पे, शायद वो 6 या 7 पे। 3+3 सही है, तो उसमें क्या रहेगा तुम्हारा +3 में। पेज नंबर 10 पे दे रखा है कि क्रोमियम की स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा। वेनेडियम क्या रहता है, वेनेडियम +3 में बोला जा रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकता है उसका। तो वहां पे दे रखा है, तुम्हें वहां पे एक बार देखना पड़ेगा वो, और वो क्यों आता है ऑक्सीडेशन स्टेट उसमें स्टेबल, उसके पीछे का लॉजिक अलग है। फिर वहां पे जो जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में मैक्सिमम कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है, उसको वहां पे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट बोल लिया जाता है वहां पे, क्योंकि उसी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में मैक्सिमम कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर पाता है क्रोमियम का कोई भी एलिमेंट। तो ठीक है, आगे देखें, उसके आगे सर ये सब याद करने पड़ेगा ऑक्सीडेशन स्टेट। बिल्कुल वहां पे उसको ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें। जो भी टेबल दे रखा है, जो बोल्ड में दे रखा है ऑक्सीडेशन स्टेट, जब बॉन्डिंग पढ़ेंगे हम लोग कुछ ये समझ भी पाएंगे, बट अभी तो याद रखना पड़ेगा इसको यहाँ पर कि कौन सा एलिमेंट किस स्टेट में स्टेबल है। तो जो बोल्ड में दे रखा है उसको वहां पे याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है इसमें जिंक। जिंक तो क्या होगा, +2 में ही मोर स्टेबल होगा। क्यों जिंक +2 में ही मोर स्टेबल होता है, क्योंकि ये आर्गन 3D10 और H2, जब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है तो फिर ये 3D10 फुलफिल्ड बन जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाने के बाद 2 ही इलेक्ट्रॉन इसका बाहर जा सकता है, दैट मीन्स ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही हमेशा शो करता है। तो कैल्शियम आ जाएगा +2 में, जिंक +2 में आ गया। लेड किस में मोर स्टेबल होगा, +2 या +4 में? +2 +2। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के +2 में ही मोर स्टेबल होता है। हेलियम, हेलियम तो +2 शो ही नहीं करता है। हेलियम या तो +1 शो करता है या +3 शो करेगा, ये भी नहीं आ पाएगा तुम्हारा। और आयरन, आयरन दो दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2 +3। स्टेबल किस में दे रखा है, तो वो टेबल तुम्हें देखना पड़ेगा पेज नंबर 10 पे जो दे रखा है। तो +2 में ही मोर स्टेबल दे रखा है, ये चीज तुम्हें कुछ याद भी होना चाहिए। +2 में मोर स्टेबल होने का मतलब क्या, मैक्सिमम कंपाउंड +2 स्टेबल में ही आयरन बना पाता है। इसका आंसर क्या आ जाता है, Fe+2, Pb+2, Zn+2 और Ca+2। आई थिंक आंसर 4 आ रहा होगा, चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर C3 C4। C3 भी है। C3 में बोला जा रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स है +3 एज देयर मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। एल्युमिनियम का क्या होता है, +3 पता है, उसी में स्टेबल होगा। हेलियम, हेलियम दो दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +1 +3। तो हेलियम किस में मोर स्टेबल होगा, +1 +1 +1 लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो मोर स्टेबल। तो हेलियम +3 में मोर स्टेबल नहीं है, वो नहीं आ पाएगा। Mn मैग्नीज, अब Mn का हम लोग अलग से कुछ +2 Mn का हम लोग अलग से कुछ पढ़े नहीं है, तो वो फिर टेबल तुम्हें देखना है वहां पे। Mn का जो मैक्सिमम कंपाउंड एग्जिस्ट करता है वो +2 वाले में आता है, दैट मीन्स ये +2 में, तो वो तुम्हें टेबल से देखना पड़ेगा।
ये भी नहीं आ पाएगा +3 में। बिस्मथ, बिस्मथ हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट से ही जानते हैं कि दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +3 और +5। मोर स्टेबल किस में रहेगा बिस्मथ? +3। +3 में। ये +3 आ जाता है यहाँ पे। आगे इसमें फास्फोरस, फास्फोरस भी डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बट ये इनर्ट पेयर इफेक्ट शो नहीं करता यहाँ पे फास्फोरस। इसका मेनली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा यहाँ पे है -3 भी रहता है। इसका जब देखोगे पेज नंबर 10 पे अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दिया रहता है फास्फोरस का। इवन जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें वो क्या होगा तुम्हारा -3 वाला होगा, एक बार चेक भी कर लो। फास्फोरस का +5 +3 +1 -3 +5 वाला बोल्ड में दे रखा है, +5 मोर स्टेबल होगा वहां पे। और वैसे भी लॉजिक अप्लाई करते हैं कि फास्फोरस +3 देन आर्सेनिक +5 एंटीमनी +5 बिस्मथ +5। जब लार्जर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तो अपवर्ड स्टेट इंक्रीज करता है, तो फास्फोरस +5 में ही मोर स्टेबल होगा, +3 में नहीं हो पाएगा। ऐसे भी सोच सकते थे, तो फास्फोरस भी नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट है इसमें क्रोमियम। क्रोमियम को हम पहले भी देखे थे, क्रोमियम किस में स्टेबल आता है? +3 में ही। क्रोमियम मोर स्टेबल किस में मिलेगा तुम्हें? ये तो नहीं आ पाएगा, क्रोमियम +3 में आ जाता मोर स्टेबल। कॉपर, कॉपर तो +1 +2 ही शो करता है। स्कैंडियम, अब स्कैंडियम को कैसे सोचोगे? स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 21। आर्गन 4s2 3d1। इसका ये तीनों इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकता है। ये जब तीनों इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो स्कैंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। वो मेनली +3 शो करता है वो इवन, तो +3 स्कैंडियम आ जाएगा यहाँ पे। इसमें सिलिकन नहीं आ पाएगा। सिलिकन क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? मेनली +4 ही शो करेगा ये। आंसर आ जाता +3 स्कैंडियम, क्रोमियम, बिस्मथ और एल्युमिनियम। इसका भी आंसर 4 ही आ रहा होगा, चेक करो। इस टाइप का थोड़ा सा टफ पार्ट है ये। इसमें कुछ चीजें तुम्हें टेबल से मेमोराइज भी करना रहेगा और मैक्सिमम चीजें तुम सोच सकते हो कि क्या रहेगा इनर्ट पे इफेक्ट से, या फिर उसका कन्फिग्रेशन लिख करके। अगर 3 इलेक्ट्रॉन बाहर जाने के बाद वो स्टेबल बन पा रहा है, दैट मीन्स वो स्टेबल होगा वहां पे। अब Mn का +2 में क्यों है? कुछ अगर मैं लॉजिक भी बताऊं, Mn +2 में स्टेबल क्यों होता है? Mn का जब कन्फिग्रेशन लिखोगे तो क्या रहता है? आर्गन 3d5 4s2। जब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है तो फिर ये हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन को ऑब्टेन कर लेता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर नहीं जा पाएगा। दैट मीन्स ये 2 ही इलेक्ट्रॉन का बाहर जा सकता है। दैट मीन्स ये +2 में ही मोर स्टेबल होता है। जब हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी, इसके बाद जो अगला टॉपिक है आयोनाइजेशन इंथैल्पी, उसको पढ़ लेंगे तो उसमें भी फिर तुम्हें यह हेल्प करेगा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में। बट अभी कुछ चीजों को तुम्हें लर्न ही करना पड़ेगा। तो ठीक है, C4 C3 हो गया है, C4 C5 भी है। वो पार्ट तो आसान आता है इसमें, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं है, बट मैं चीजें यहाँ पे कुछ चीजें लर्न करना पड़ता है। और कुछ चीजें जो है लॉजिक, मैक्सिमम तो लॉजिक है, बट जहाँ पे याद करने वाला है तो वहां पे तो याद ही रखना पड़ेगा तुम्हें। C4 बोला जा रहा है कि मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोरॉन इज +X while it is +Y of थैलियम। कैलकुलेट X + Y। तो बोरॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहता है? +3। अब ये कैसे डिसाइड कर रहे हैं? ये भी पूछ सकते हो कि बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये तो इनर्ट पे इफेक्ट शो करता है, और ड्यू टू इनर्ट पे इफेक्ट हेलियम +1 में मोर स्टेबल होता है, जबकि एल्युमिनियम और बोरॉन कोई भी इनर्ट पे इफेक्ट शो नहीं करता है। ये क्या रहेगा? +3।
तो +3 और +1 ये क्या आ जाएगा तुम्हारा +4 ये आ जाता। तो आंसर आई थिंक 4 आ रहा होगा सबका। 2 3 4 सबका आंसर 4 ही होगा। C5 C5 में भी चेक करना होगा वहां पर कि among how many above from most stable ions in +3 oxidation state। स्कैंडियम का भी मैंने चेक करके बताया था कि वो +3 में ही रहेगा। स्कैंडियम स्कैंडियम एक आ जाता। इट्रियम इट्रियम भी क्या होगा तुम्हारा +3 में आ पाएगा। इट्रियम का एटॉमिक नंबर 39। कन्फिग्रेशन क्या रहेगा इसका क्रिप्टन 5s2 4d 5s2 4d 1। इसका ये तीनों इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकता है स्कैंडियम के जैसा ही। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना था 21। इसके जस्ट नीचे का एलिमेंट है इथ्रियम 39। ये अगर +3 में आ रहा है तो ये भी क्या हो इथ्रियम भी +3 में ही मोर स्टेबल होगा क्योंकि दोनों केस में से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें लेंथेनम। लेंथेनम का एटॉमिक नंबर 57। इसी की स्कैंडियम इथ्रियम लेंथेनम इसी के जस्ट नीचे वो भी रहता है। पीरियोडिक टेबल अगर देखोगे तो लेंथेनम के जस्ट इथ्रियम के जस्ट नीचे लेंथेनम ये भी +3 में ही रहेगा। एल्युमिनियम का पता है एल्युमिनियम भी क्या होता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये चारों तो रहेगा ही। गैलियम की बात करें तो गैलियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में मोर स्टेबल रहेगा +4 गैलियम चेक करोगे इसमें +3 गैलियम भी तुम्हारा क्या रहेगा इसमें यहाँ पे एल्युमिनियम गैलियम ये क्या रहेगा बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थेरियम। तो प्लस गैलियम भी क्या रहेगा तुम्हारा +3 में ही मोर स्टेबल होगा। इनर्ट पे इफेक्ट से सोचना था यहाँ पे गैलियम इंडियम थेलियम। कुछ पार्ट इरेज भी करूँ मैं यहाँ पे नहीं तो मिक्स हो जाएगा ये। देखना यहाँ पे गैलियम इंडियम थैलियम आ रहा है इसके इसमें गैलियम +3 में ही मोर स्टेबल होगा। चेक करते हैं आगे को भी। गैलियम भी क्या रहेगा +3। नेक्स्ट है इसमें थैलियम। थैलियम किस में मोर स्टेबल होगा +1 +1 आर्सेनिक +3 +3 नहीं सोचना है। नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी +5 ये क्या शो करता है +3 ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में डाउनवर्ड इंक्रीज करता है। ये +5 में मोर स्टेबल होगा आर्सेनिक। क्लियर है आर्सेनिक नहीं आ पाएगा इसमें। थैलियम भी नहीं आएगा आर्सेनिक नहीं आएगा। एंटीमनी अब Sb+3 जो आ रहा है यहाँ पे है एंटीमनी की बात करें हम लोग यहाँ पे है ये +3 +1 दोनों में स्टेबल होता है बट आई थिंक ये +1 में मोर स्टेबल है। एक मिनट गैलियम का जाकर के तुम लोग चेक करो इसमें यहाँ पे है वैसे इनर्ट का इफेक्ट से दोनों मोर स्टेबल हो +3 आता है यहाँ पे है बट एक बार टेबल चेक करो उसमें +1 या +3 में मोर स्टेबल दे रखा है जिसमें कि मैक्सिमम कंपाउंड का +3 भी है +3 है वहां पे है। क्लियर है ये 5 तो आ ही रहा है इसमें यहाँ पे स्टार्टिंग का। एक और कोई आएगा इसमें मतलब Sb और बिस्मथ में से 2 तो हटा ही दिया हम लोगों ने थैलियम और आर्सेनिक को। Sb और बिस्मथ में बच गया आंसर या तो फिर 6 या 7
तो बिस्मथ तो +3 में कंफर्म है कि ये रहेगा ही, +3 में मोर स्टेबल है बिस्मथ, तो बिस्मथ तो एक आ ही जाएगा इस लिस्ट में। एसबी का +5 दिया है। किसका? एसबी का, एसबी एसबी का +5, ये बीच में आ जाता है यहाँ पे बेसिकली, एसबी +3 और +5, और ये दोनों बीच में आ गए, +3 +5 दोनों में स्टेबल होता है यहाँ। ये फिर याद रखना पड़ेगा कि +5 में ही मोर स्टेबल हो पाता है, कंपाउंड इसमें मिक्स में बनता है। एसबी को हटा दो तो आ गया तुम्हारा इसमें 1 2 3 4 5 और ये 6 बिस्मथ। चेक करो, आई थिंक आंसर 6 ही होगा इसका। यस सर। इस तरीके से सोचना यहाँ पे है, लॉजिक यही अप्लाई करना पड़ेगा तुम्हें। जब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे तो फिर धीरे धीरे ये आ पाएगा, अचानक से एक बार एक साथ नहीं कुछ हो पाएगा इसलिए। चलो बस 2 मिनट और वेट कर लो, ये सेक्शन हम लोग खत्म ही कर लेते हैं। D1 D3 है, D1 में amongst isoelectronic species, smaller the positive charge on the cation, smaller is the ionic radius। अब ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पे D1 D3 को, D1 का फर्स्ट स्टेटमेंट, among isoelectronic species smaller the positive charge on the cation, isoelectronic species ये है तुम्हारा, smaller the positive charge on cation, smaller is the ionic radius। नहीं, इसमें आयनिक रेडियस किसका यहाँ पे सबसे ज्यादा, Na+ का Mg+2 का, तो स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इसमें कम है, उसका स्मॉलर नहीं आयनिक रेडियस, इसी का ज्यादा रहता है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज से सोचना था एग्जांपल लेकर के, ये तो रॉन्ग है इसमें। सेकंड की बात करें, एमंगस्ट आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज ऑन द एनायन लार्जर द आयनिक रेडियस, ये सही है इसमें। N3- O2- F- सोचते हैं तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो उसका साइज भी क्या होगा, ज्यादा होगा। थर्ड में एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेज एज वन मूव्स डाउन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पीरियड टेबल, तो पीरियड टेबल में अगर डाउन मूव करते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज करता है। सही स्टेटमेंट है ये भी। फोर्थ में एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीजेज एज वन मूव्स अक्रॉस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द सेकंड पीरियड एलिमेंट, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वो क्या होता है, डिक्रीज करता है। सही स्टेटमेंट है, 2 3 4 करेक्ट है। आंसर क्या आ रहा होगा इसका, थर्ड। फर्स्ट नहीं करेक्ट है, ये एग्जांपल लेकर के सोचोगे क्लियरली सोच पाते हो। D3, how many of the following atoms have greater atomic radii than nitrogen? तो नाइट्रोजन में नंबर ऑफ सेल्स क्या होता है तुम्हारा, 2 ही सेल्स है। बाकी ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में किसका साइज ज्यादा, लेफ्ट टू राइट ऑक्सीजन। जाएंगे साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है। दैट मीन्स नाइट्रोजन का ही साइज ज्यादा है, ऑक्सीजन का कम हो जाएगा यहाँ पे। ऑक्सीजन का साइज लेस है, ऑक्सीजन नहीं आ पाएगा, ग्रेटर पूछा जा रहा है। रुबिडियम आ जाएगा तुम्हारा क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इसमें बहुत ज्यादा है। फास्फोरस भी आ जाएगा, नंबर ऑफ सेल्स इसमें थर्ड सेल का ही है, थर्ड पीरियड का बेसिकली। कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन में कार्बन का ज्यादा रह पाएगा, ये भी आ जाता। फ्लोरीन, फ्लोरीन नहीं आ पाएगा, फ्लोरीन इसके पीछे रहता है यहाँ पे। कुछ डाउट है स्वयं? नो सर। तो ठीक है, तो इस तरीके से सोचना है इसको। यहाँ पे बोरन, बोरन की बात करें तो बोरन भी क्या रहेगा, इससे आगे ही रहेगा, नाइट्रोजन से बोरन भी आ जाता है एक। और सोडियम, सोडियम की बात करें तो सोडियम में नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा है तो सोडियम भी आ जाएगा, थर्ड सेल है उसमें, 3 सेल्स है। इसमें रुबिडियम, फास्फोरस, कार्बन, बोरन और सोडियम। 5 आ रहा होगा आंसर, चेक करो। इस तरीके से चेक करना था यहाँ पे। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में एक बार हम लोग हाफ पार्ट पीरियड टेबल का पढ़ चुके हैं, उसका डिस्कशन भी हो चुका है।
आगे हम लोग कंप्लीट पढ़ लेंगे 3-4 टॉपिक और, उसके बाद ये हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब इसका तुम लोगों को डीपीपी भी मिला होगा, तो डीपीपी चलो उसमें मिक्स क्वेश्चन आता है, उसको भी मत करो। तो जो लोग कर लिए इस पार्ट को तो अच्छी बात है, नहीं किए तो इसको फिर अभी अच्छे से कर लो इस पार्ट को। हाँ चलो बताओ, कुछ और डाउट वगैरह कुछ बोल रहे हो? चलो ठीक है, और कुछ डाउट नहीं तो मैं सेशन यहीं पे एंड करता हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं फिर। बाय सर। ओके बाय। बाय सर। बाय।